राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद क्लास वापस प्रारंभ कर रहे हैं और अब हमारी क्लास रेगुलर रहेगी। दोस्तों, हमारी क्लास है राजस्थान के इतिहास को लेकर। किसको दोस्तों? राजस्थान के इतिहास को लेकर हैं और ये क्लास अब रेगुलर रहने वाली है, तो क्लास में जुड़े रहे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात करूँ तो हमने मेवाड़ का जो गोहिल वंश है दोस्तों, उस मेवाड़ के गोहिल वंश को हमने पढ़ लिया था। दोस्तों, मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करें तो अगला जो अपना टॉपिक तो है दोस्तों गोहिल वंश का ही। कौन सा है टॉपिक तो हमारा गोहिल वंश का ही है, गोहिल वंश का ही है। और इस गोहिल वंश के अंदर आज हम बात करेंगे वागड़ का गोहिल वंश। कौन सा दोस्तों? वागड़ का गोहिल वंश। और ये जो वागड़ का गोहिल वंश है इसके बारे में बात करेंगे, या फिर यूँ कहें तो ये जो डूंगरपुर का गोहिल वंश है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, डूंगरपुर के गोहिल के बारे में। दोस्तों, तो पहले हम बात करें कि ये जो वागड़ शब्द है, इस वागड़ शब्द किस स्थान को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो वागड़ शब्द है, ये वागड़ शब्द किस स्थान को कहा जाता है, पहले इसको हम समझते हैं। दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये है हमारा राजस्थान। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अपना राजस्थान है। मैं सही से बना देता हूँ इसको, ठीक है ना? नहीं बना, फिर से ना, ये भी ना बैठ रहा है। अपन तो वही बनाते हैं सही से। ये अपना क्या है? राजस्थान है। कौन सा राजस्थान? चतुष्कोणीय राजस्थान है, पतंगाकार की आकृति में है राजस्थान। दोस्तों, यहाँ जो दक्षिण भाग है दोस्तों राजस्थान का, यहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर अपना दोस्तों आता है, क्या आता है? डूंगरपुर आता है। क्या आता है दोस्तों? डूंगरपुर आता है। इधर बात करूँ तो अपना बांसवाड़ा आता है। दोस्तों, क्या आता है? बांसवाड़ा आता है। और इधर मैं बात करूँ तो प्रतापगढ़ आता है। क्या आता है? प्रतापगढ़ आता है, ठीक है ना? यानी कि राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर, किस भाग के अंदर दोस्तों? दक्षिण भाग के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या है? वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वागड़ कहा जाता है। तो अब अपन वागड़ की परिभाषा देख लेते हैं कि वागड़ किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के, किसके? वे प्रतापगढ़ के कुछ भाग को, प्रतापगढ़ के कुछ भाग को क्या है? कुछ भाग को वागड़ कहा जाता है। कुछ भाग को वागड़ कहा जाता है। वागड़ कहा जाता है। दोस्तों, थोड़ी सी लिखावट के अंदर क्या है, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने पेन यूज किया है इस पर। पहले कभी पेन यूज किया नहीं था, तो नया पेन यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लिखावट में फ़र्क मिलेगा। लेकिन एक दो क्लास बनेगी तो वापस पेन भी सही से चलेगा। तो अपन जो बात कर रहे थे वो बात है वागड़ शब्द की। किसकी? वागड़ की। तो जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है दोस्तों, कौन सा दक्षिणी भाग है? इस दक्षिणी भाग के अंदर एक तो बांसवाड़ा आ गया, एक डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो दो तो जिले, और प्रतापगढ़ के कुछ भाग को दोस्तों, प्रतापगढ़ का कुछ भाग क्या है? वागड़ कहलाता है। वागड़ कहलाता है। इस वागड़ के दोस्तों
संस्कृत भाषा में क्या नाम है, प्राकृत में इसे क्या कहते थे और इसका अपभ्रंश नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वागड़ शब्द का अपभ्रंश के अंदर जो नाम है दोस्तों वो ध्यान रखना। अपभ्रंश के अंदर जो नाम है, अपभ्रंश के अंदर, ठीक है ना, अपभ्रंश के अंदर इसे बागड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, बागड़ कहा जाता था अपभ्रंश के अंदर। और संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, तो संस्कृत के अंदर इसे दोस्तों वाग्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाग्वर कहा जाता है, ठीक है ना, वाग्वर कहा जाता है। मैं सही से लिख देता हूँ, वह वाग्वर कहा जाता है। और प्राकृत के अंदर दोस्तों इसे, प्राकृत के अंदर इसे वगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वगड़ कहा जाता है। अब आपको नाम के बारे में पता चल गया कि जो वागड़ शब्द है उसे अपभ्रंश के अंदर तो बागड़ कहा जाता है, संस्कृत के अंदर इसे वाग्वर कहा जाता है और प्राकृत में वगड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़े कि वागड़ के अंदर ये जो गुहिल वंश है इसकी नींव कैसे पड़ी। तो बात करते हैं कि वागड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव कैसे पड़ी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक मेवाड़ का शासक था। कौन था, एक अपना जो मेवाड़ शासक है उस मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का क्या था, एक शासक था। और उस मेवाड़ के शासक का नाम क्या था दोस्तों, सामंत सिंह। क्या नाम था दोस्तों उसका, सामंत सिंह नाम था उसका। ये मेवाड़ के क्या थे, शासक थे। इनके पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता थे छेम सिंह दोस्तों। कौन थे, छेम सिंह। वैसे तो हमने मेवाड़ के अंदर इनको पढ़ा है सामंत सिंह जी को, लेकिन सामंत सिंह जी ने ही दोस्तों क्या है, वागड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव रखी है। तो हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने नींव रखी है। ठीक है, तो पिता का नाम क्या है, छेम सिंह हो गया। इनके भाई का नाम क्या है दोस्तों, कुमार सिंह है। क्या नाम है, कुमार सिंह नाम है। ठीक है ना, भाई का नाम क्या है, कुमार सिंह नाम है। ये तो क्या हो गई सामान्य जानकारी, आप लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी कोई बात नहीं। अब अपन चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदु पर दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये मेवाड़ के शासक कौन है, सामंत सिंह जी है। ठीक है, अब इधर दोस्तों ध्यान रखना, एक नाडोल के शासक, कौन, नाडोल के शासक। वो जो नाडोल के शासक है उनका नाम है कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम है दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान नाम है, कीर्तिपाल चौहान। अब कीर्तिपाल चौहान जी क्या करते हैं, 1177 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1177 ईस्वी में, 1177 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। 1177 ईस्वी के अंदर क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। और मेवाड़ पर आक्रमण करके इस मेवाड़ का जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर अधिकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस मेवाड़ पर अपना क्या है, अधिकार कर देते हैं। अब जब मेवाड़ पर अधिकार किसका हो चुका है, मेवाड़ पर अधिकार कीर्तिपाल चौहान का हो चुका है, तो अब सामंत सिंह क्या करेगा दोस्तों, मेवाड़ छोड़कर जाएगा, भागना पड़ेगा मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ की जो राजगद्दी थी, जो मेवाड़ का राज्य था, उस पर अधिकार किसका हो चुका है, कीर्तिपाल चौहान का। तो ये सामंत सिंह जी मेवाड़ छोड़कर निकलते हैं और कहाँ आते हैं, वागड़ आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों, वागड़ आते हैं। और वागड़ के अंदर क्या करते हैं, एक चोरसीमल जो राजा थे वहाँ के, उस चोरसीमल को क्या है, चोरसीमल को क्या है, पराजित करते हैं। चोरसीमल को क्या है, पराजित करते हैं। चोरसीमल को पराजित करते हैं। पराजित करके क्या है, वागड़ पर अधिकार करते हैं। पराजित करके वागड़ पर अधिकार करते हैं, वागड़ पर
अधिकार करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब बात को समझना थोड़ी सी कि सामंत सिंह जी ने, किसने दोस्तों? सामंत सिंह जी ने, पेन में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, सामंत सिंह जी जो मेवाड़ के क्या है शासक है। इधर नाडोल के शासक कीर्तिपाल चौहान हैं। कीर्तिपाल चौहान दोस्तों क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है और ये आक्रमण करता है 1177 ईस्वी में आक्रमण करता है। और इसके अंदर दोस्तों क्या है, सामंत सिंह जी पराजित हो जाते हैं और मेवाड़ पर अधिकार क्या है, मेवाड़ पर अधिकार कीर्तिपाल चौहान का हो जाता है। इस मेवाड़ पर अधिकार किसका? इस कीर्तिपाल का हो जाता है। तो सामंत सिंह जी यहाँ से निकलकर जाते हैं और जाते हैं ये वागड़ क्षेत्र की ओर। किस क्षेत्र की ओर? वागड़ क्षेत्र की ओर जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों चोरसीमल नाम के एक शासक को क्या है पराजित करते हैं और वहाँ पर क्या है अधिकार करते हैं। जब वो चोरसीमल को पराजित कर लिया, चोरसीमल को क्या है पराजित कर लिया और वागड़ पर अधिकार कर लिया दोस्तों, तो अब वागड़ के अंदर क्या है, गुहिल वंश की नींव रखी गई है। क्या रखी गई है? गुहिल वंश की नींव रखी गई है। तो दोस्तों देखना, सामंत सिंह ने, किसने? सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी के अंदर, कब दोस्तों? 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में वागड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। वागड़ में गुहिल वंश की क्या है दोस्तों? नींव रखी। गुहिल वंश की नींव रखी। गुहिल वंश की क्या है? नींव रखी दोस्तों। क्या रखी? गुहिल वंश की क्या है? नींव रखी दोस्तों। ठीक है ना। आगे बात करें तो इन्होंने वागड़ के अंदर तो क्या है गुहिल वंश की नींव रख दी और वागड़ राज्य की, किसकी? इस वागड़ राज्य की, वागड़ राज्य की क्या है दोस्तों एक राजधानी भी बना दी। जब अपनी गुहिल वंश की क्या है नींव रख दी और इस वागड़ राज्य की क्या है एक राजधानी बनाई, उसका नाम रखा था दोस्तों वटपद्रक। क्या नाम रखा था दोस्तों? वटपद्रक। उस राजधानी का नाम क्या है? वटपद्रक, या फिर उसे दोस्तों क्या है बड़ौदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ौदा भी कहा जाता है। यानी कि वागड़ राज्य की राजधानी क्या थी? वटपद्रक या फिर बड़ौदा थी दोस्तों। यहाँ तक अपने बात समझी है और की है। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हम क्या क्या इस वागड़ के अंदर गुहिल वंश के साथ होता है। क्या वागड़ में गुहिल वंश पनप पाएगा या गुहिल वंश वापस वागड़ के अंदर समाप्त हो जाएगा दोस्तों? बात को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों वागड़ के अंदर अब शासक कौन हो गया? वागड़ के अंदर अब शासक कौन हो गया दोस्तों? ये तो अपना वागड़ है। वागड़ के अंदर शासक कौन है दोस्तों? सामंत सिंह है। कौन है? सामंत सिंह। ये तो वागड़ के अंदर सामंत सिंह शासक है दोस्तों। इधर है गुजरात। क्या है दोस्तों? वागड़ के जस्ट नीचे आपको पता है दोस्तों ये अपना क्या है राजस्थान का मैप है। समझना दोस्तों, मैं ढंग से बना देता हूँ। आप कहोगे कि सर ऐसे ही काम चला रहे, मैप तो अच्छे से बनाते हैं नहीं, बताते हैं नहीं। ये दोस्तों अपना राजस्थान है। राजस्थान चतुष्कोणीय होता है। रे मैंने क्या बना दिया? समझ लेना, ये अपना राजस्थान है और ये क्या है दक्षिणी भाग को हम वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या है? गुजरात है। यानी कि वागड़ के पास ही क्या है? गुजरात है। वागड़ और गुजरात की क्या है सीमा टच होती है, सीमा लगती है। तो गुजरात के शासक का नाम क्या है दोस्तों? गुजरात के शासक का नाम है भीमदेव सेकंड। क्या नाम है? भीमदेव सेकंड नाम है, जिसे हम प्यार से क्या है दोस्तों
बोला भीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोला भीम भी कहते हैं। ये कहाँ के? गुजरात के शासक है दोस्तों। यह तो आपको पता चल गया कि ये तो गुजरात के शासक हैं। वागड़ के शासक कौन है? सामंत सिंह। इधर गुजरात के शासक कौन है? भीमदेव सेकंड, या फिर दोस्तों क्या है? बोला भीम है। ठीक है, यह हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, देखना, इस भीमदेव सेकंड या बोला भीम ने दोस्तों क्या है, इस वागड़, इस सामंत सिंह पर क्या है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और आक्रमण करके इस वागड़ पर, किस पर दोस्तों? इस वागड़ पर क्या है? अपना अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। यानी कि सामंत सिंह क्या है? सामंत सिंह के हाथों से वागड़ चला जाता है। क्या चला जाता है? वागड़ चला जाता है। अब वागड़ चला गया तो सामंत सिंह इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अब सामंत सिंह के पास ना तो मेवाड़ रहा ना वागड़ रहा। इधर इस वागड़ क्षेत्र को, किसको दोस्तों? इस वागड़ क्षेत्र को, इस वागड़ क्षेत्र को, ये जो वागड़ क्षेत्र है, इस वागड़ क्षेत्र को किसको दिया था? तो ये जो वागड़ क्षेत्र है, इस वागड़ के ऊपर गुहिल वंशीय, एक गुहिल वंशीय का जो शासक था, उस गुहिल वंशीय के अंदर एक व्यक्ति आता था, एक शासक था, उसका नाम था विजयपाल। उस विजयपाल को क्या है? सौंपा। विजयपाल को क्या है? विजयपाल को भीमदेव ने सौंपा। विजयपाल को भीमदेव ने क्या है? वागड़ सौंपा। भीमदेव ने वागड़ सौंपा। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ बात को दोस्तों, गहराई से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये तो अपना हो गया वागड़। वागड़ के अंदर अधिकार किसका दोस्तों? सामंत सिंह का। इधर गुजरात है दोस्तों, इस गुजरात के अंदर अधिकार किसका? भीमदेव सेकंड, जिसे बोला भीम भी कहा जाता है। इस बोला भीम ने क्या है? वागड़ के ऊपर, सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस वागड़ पर अपना अधिकार कर लेता है और सामंत सिंह के हाथों से वागड़ चला जाता है। अब ये जो वागड़ है, इस वागड़ को दोस्तों क्या है? गुहिल वंश के अंदर एक विजयपाल जो शासक हुए थे, विजयपाल, उस विजयपाल को क्या है? भीमदेव ने इस वागड़ के ऊपर अधिकार करवा दिया है, उस विजयपाल को सौंप दिया है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे बात करें तो सामंत सिंह के बारे में छोटी सी बात और बता देता हूँ। 2 लाइनों के अंदर सामंत सिंह को अब समाप्त करेंगे, फिर हम वागड़ की ओर चलेंगे आगे। तो दोस्तों सामंत सिंह के बारे में आप देखना। सामंत सिंह के बारे में 2 लाइन बता देता हूँ। सामंत सिंह के बारे में दोस्तों 2 लाइन बता देता हूँ। सामंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम दोस्तों प्रथाबाई था। क्या नाम था? प्रथाबाई था। ठीक है ना। और इसके भाई का नाम प्रथाबाई था या प्रथाबाई था, इतना ध्यान रखना। और सामंत सिंह के पत्नी के भाई का नाम क्या था? सामंत सिंह की जो पत्नी है, उस पत्नी के भाई का नाम क्या है? आप तो खास इतना ध्यान रखना, भाई का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। चौहान कौन सा दोस्तों? तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। यह सामंत सिंह दोस्तों क्या है? तराइन के युद्ध में भाग लिया था। कौन से युद्ध में? तराइन के युद्ध में भाग लिया था। तराइन के युद्ध में क्या है दोस्तों? भाग लिया। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है? वीर गति को प्राप्त की। क्या है? तराइन के अंदर, तराइन के युद्ध में भाग लिया और क्या है? वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को क्या है दोस्तों? प्राप्त हुआ था। वीर गति को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इतना आप ध्यान रखना।
अब सामंत सिंह जी के बारे में हमने जाना कि सामंत सिंह जी, जिनकी पत्नी का नाम है प्रथवाबाई और उनके जो भाई थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनकी ओर से, इस पृथ्वीराज चौहान की ओर से दोस्तों क्या है, इस तराइन के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और भाग लेने के कारण क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब सामंत सिंह के बाद दोस्तों कौन कौन शासक आते हैं जो क्या है, अपने वागड़ के ऊपर अधिकार जमाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, वागड़ के ऊपर अधिकार जमाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि वागड़ के ऊपर अधिकार जमाते, तो कौन कौन से शासक आए हैं, आगे बढ़े दोस्तों और हम देखते हैं। आप दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहो तो नोट्स साथ के साथ बना सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी क्लास अब सप्ताह में 3 दिन होगी। कितनी? सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी, 3 दिन। कौन कौन से दिन होगी दोस्तों और कब कब किस समय क्लास होगी आपको बता देता हूँ। सप्ताह में 3 दिन होगी, तो एक तो होगी सोमवार को होगी, दूसरी अपनी क्लास होगी बुधवार को, तीसरी अपनी क्लास होगी दोस्तों शुक्रवार को। ये 3 दिन अपनी क्लास चलेगी और तीनों दिन दोस्तों शाम को 7 बजे अपनी क्लास होगी। शाम 7 बजे अपनी क्या है, इतिहास विषय की क्लास होगी और रेगुलर होगी सप्ताह में 3 दिन। अगर आवश्यकता होगी, लगेगा कि ऐसा कि हमें रोज़ाना 1 क्लास लेनी चाहिए, तो हम कोशिश भी करेंगे कि रोज़ाना की 1 क्लास हो। लेकिन कुछ दिनों तक यूँ मान लो कि ये नवंबर महीना सप्ताह में 3 दिन लेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि अगर हम सप्ताह में 7 दिन ले सके या 5 दिन ले सके, ऐसी कोशिश भी हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले। क्लास को देख के समझ में आ रही हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो और क्या है दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुहिल वंश वागड़ के अंदर कैसे पनपी दोस्तों। तो हमने सामंत सिंह के बारे में तो देख लिया। अब सामंत सिंह के आगे बात करें तो इनके वंशज के अंदर, सामंत सिंह के वंशज के अंदर दोस्तों कौन, वंशज के अंदर सामंत सिंह के वंशज के अंदर बात करें तो आगे एक जैत सिंह के नाम से शासक हुआ था। कौन हुआ था? जैत सिंह के नाम से एक शासक हुआ था दोस्तों। ये जो जैत सिंह है, इस जैत सिंह ने दोस्तों 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कब? 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी के प्रारंभ में क्या है, गुहिल वंश पर पुनः अधिकार किया था। वागड़ में 13वीं सदी के प्रारंभ में क्या है, वागड़ पर पुनः अधिकार किया था। क्या क्या था? वागड़ पर पुनः अधिकार किया था, पुनः अधिकार किया था दोस्तों। क्या किया था? पुनः अधिकार किया था। इसने, किसने किया था? जैत सिंह ने किया था। इतना आप ध्यान रखना। सामंत सिंह के वंशज के अंदर आगे चलकर एक जैत सिंह के नाम से शासक हुआ था। उसने 13वीं शताब्दी में, कब दोस्तों? 13वीं शताब्दी में वागड़ में पुनः अधिकार किया था दोस्तों। इतना ध्यान रखना आप। आगे बढ़े अब, तो आगे अपन बढ़ते हैं तो हमारे जो अगले शासक होते हैं, अब देखना दोस्तों, जैत सिंह हमने देख लिया। एक लाइन ध्यान रखनी थी इस जैत सिंह के बारे में, वो आपको मैंने बता दी दोस्तों। जैत सिंह के बाद दोस्तों 3 शासक आते हैं। कौन कौन आते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, जैत सिंह के आगे 3 शासक आते हैं। जैत सिंह के वंशज है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन है? पहला शासक, इनके बाद सिंहड़ देव आता है। कौन बनेगा? सिंहड़ देव बनेगा, ध्यान रखना। सिंहड़ देव शासक बनता है। इस सिंहड़ देव के बाद एक शासक और बनता है, उसका नाम है दोस्तों विजय सिंह। क्या नाम है?
विजय सिंह है दोस्तों शासक का नाम। ठीक है, विजय सिंह है। तीसरा शासक और बनता है दोस्तों, उसका नाम है अपने देवपाल। क्या नाम है दोस्तों? देवपाल है उस शासक का नाम। अब ये तीनों शासक क्या करते हैं दोस्तों? सिंहड़देव, विजय सिंह और देवपाल, ये तीनों शासक मिलकर दोस्तों क्या है, इस अपने जो राज्य है उस राज्य की क्या है, सीमा का विस्तार करते हैं। अपने राज्य की सीमा का क्या है, विस्तार करते हैं। सीमा का विस्तार करते हैं। सीमा का क्या है, विस्तार करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप इतनी से क्या है ध्यान रखोगे कि देवपाल, सिंहड़देव, विजय सिंह जी, अगर क्रम से चले तो जयित सिंह जी के बाद सिंहड़देव आते हैं, सिंहड़देव के बाद विजय सिंह जी आते हैं और विजय सिंह जी के बाद देवपाल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंहड़देव, विजय सिंह, देवपाल तीनों मिलकर क्या है, अपने राज्य की सीमा का क्या है, विस्तार करते हैं। अब विस्तार करते हैं तो विस्तार इन्होंने कर दिया है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं वागड़ के बारे में बता देता हूँ। वागड़ के बारे में थोड़ा सा और, वागड़ के बारे में यानी कि ये गुहिल वंश वागड़ के अंदर क्या क्या कहलाते थे दोस्तों। तो इन वागड़ के शासक के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों मैं। जो वागड़ के शासक हैं इनके बारे में आपको मैं क्या है जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ये तो हो गए वागड़ के शासक। इनके बारे में आपको 2 बिंदु बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, वागड़ के शासक के बारे में। पहला तो दोस्तों क्या है, ये आहड़ से संबंधित थे। कहाँ से? आहड़ से संबंधित थे। आहड़ से क्या थे? संबंधित थे। अब जब आहड़ से संबंधित है तो क्या कहलाएंगे? ये आहड़िया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहड़ से संबंधित होने के कारण आहड़िया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहड़िया। आहड़ से संबंधित होने के कारण वागड़ के शासक को आहड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आहड़िया। और जो वागड़ के शासक हैं, इन वागड़ के शासक की उपाधि क्या थी दोस्तों? वागड़ के शासक ने उपाधि क्या धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी एक तो रावल। अपने नाम के आगे इन्होंने रावल, यहाँ फिर महारावल लगाया था। क्या लगाया था? रावल या फिर महारावल लगाया था। 2 बिंदु आपको क्या है ध्यान रखना। पहला तो आहड़ से संबंधित होने के कारण ये आहड़िया कहलाए थे। क्या कहलाए थे? आहड़िया कहलाए थे, इतना ध्यान रखना। दूसरी इनकी उपाधि रावल या इनको फिर महारावल कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़े अपन, तो आगे बढ़े तो अपने जो अगले शासक आते हैं दोस्तों। अब यहाँ से अपनी क्या है, वागड़ के अंदर गोहिल वंश पनप चुका है। अब हम एक एक शासक को लेकर पढ़ेंगे, उनके शासनकाल को लेकर पढ़ेंगे, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अपना जो शासक आता है वो शासक है दोस्तों वीर सिंह। उसका नाम क्या है दोस्तों? वीर सिंह। क्या नाम है उसका दोस्तों शासक का? वीर सिंह नाम है। अब जैसा शासक है वैसा इन्होंने काम किया या नहीं किया, हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले इनका हम शासनकाल देख लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल है वो दोस्तों है 1286। कितना? 1286 से लेकर 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1286 से लेकर 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और ये बात करूँ तो किनके उत्तराधिकारी थे? ये किनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों? तो किनके उत्तराधिकारी थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थे देवपाल के। किसके? देवपाल के उत्तराधिकारी थे। अभी हमने बात की थी दोस्तों कि ये देवपाल के उत्तराधिकारी थे।
आगे बात करूं तो इन्होंने दोस्तों, ये जो वीर सिंह जी है, वीर सिंह जी ने दोस्तों क्या किया, एक छोटी सी घटना इनके जीवन काल की बताता हूं कि वीर सिंह जी ने दोस्तों डुंगरिया बिल की ढाणी पर, एक दोस्तों एक डुंगरिया बिल रहता था, डुंगरिया बिल की ढाणी दोस्तों, एक गांव का नाम है, उसका नाम है डुंगरिया बिल की ढाणी। इस ढाणी पर क्या है, इन्होंने आक्रमण किया और यहाँ के शासक, किसके, इस डुंगरिया बिल की ढाणी के जो शासक थे, उस शासक का नाम दोस्तों क्या है, डुंगरिया बिल। उस शासक का नाम भी क्या था, डुंगरिया बिल था। उसको क्या है, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस डुंगरिया बिल को पराजित कर देते हैं। डुंगरिया बिल को क्या है, पराजित किया, पराजित किया दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। और इस डुंगरिया बिल की ढाणी पर क्या है, अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, अधिकार कर लेते हैं, इतना आप ध्यान रखना। अब मैं आपको समझा दूं दोस्तों, इसको छोटी सी भाषा में एक बार आपको छोटा सा, वीर सिंह अपने क्या है कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर। इतने से बड़े वीर सिंह जी है, ये वीर सिंह जी है, इनका शासनकाल 1286 से लेकर 1303 ईस्वी तक है। ये उत्तराधिकारी की बात करूँ तो ये उत्तराधिकारी किन के थे, तो देवपाल के थे, यानी कि इनके पिता का नाम सॉरी दोस्तों, इनके पिता का नाम था देवपाल। क्या नाम था, देवपाल। वीर सिंह जी ने दोस्तों क्या है, डुंगरिया बिल की ढाणी पर क्या है आक्रमण किया, और आक्रमण करके इस डुंगरिया बिल को क्या है दोस्तों पराजित करते हैं। क्या करते हैं, पराजित करते हैं, और इस डुंगरिया बिल की ढाणी पर क्या है अपना अधिकार कर लेते हैं दोस्तों, इतना आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ता हूँ तो दोस्तों, आगे बढ़ने पर एक छोटी सी लाइन बताता हूँ, ध्यान रखना। एक सन लिख रहा हूँ मैं 1303 से 1388 ईस्वी तक, 1388 ईस्वी तक क्या है, वागड़ में 3 शासक रहे थे। वागड़ में 3 शासक रहे दोस्तों। कितने शासक रहे, 3 शासक रहे। अब 3 शासक कौन कौन से रहे, आप इतना ध्यान रखना। 1303 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक वागड़ में 3 शासक रहे। पहला शासक है बच्चुंड नाम आता है, उसका क्या नाम आता है, बच्चुंड नाम आता है। और बच्चुंड के बाद दूसरा जो नाम आता है वो आता है नाम डूंगर सिंह, डूंगर सिंह नाम आता है। तीसरे शासक का नाम आता है करम सिंह। क्या नाम आता है, करम सिंह नाम आता है। इस बच्चुंड को दोस्तों हम कभी कभी भूजंड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, भूजंड भी कह देते हैं, इतना ध्यान आप रखोगे। ये बच्चुंड और इस बच्चुंड का पुत्र कौन है, डूंगर सिंह, इनका पुत्र कौन है, करम सिंह, आप ध्यान रखोगे इतना, ठीक है। और ये बच्चुंड जो है ये वीर सिंह का पुत्र था। किसका, वीर सिंह का पुत्र था, इतना आप ध्यान रखना। छोटी सी बात समझा रहा हूँ मैं कि 1303 से 1388 ईस्वी तक वागड़ में 3 शासक थे। पहला शासक बच्चुंड या भूजंड, दूसरा डूंगर सिंह, तीसरा करम सिंह। अब बात क्या होती है, वो बात हम करेंगे डूंगर सिंह को लेकर। किसको, डूंगर सिंह को लेकर। बच्चुंड या भूजंड के बारे में इतना ध्यान रखना कि वीर सिंह का तो पुत्र था और डूंगर सिंह के क्या थे, पिता थे, इतना आप ध्यान रखोगे। तो हम बात करते हैं डूंगर सिंह की। किसकी दोस्तों, डूंगर सिंह की बात करते हैं। डूंगर सिंह, इस डूंगर सिंह के बारे में बात करूं तो ये किसका है, वीर सिंह का तो पोता है दोस्तों, ध्यान रखना। किसका, वीर सिंह का
पोता है वह बचुंड या फिर दोस्तों क्या है भुजंड, किसका, भुजंड का पुत्र है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। इनके बारे में दूसरा बिंदु आप ध्यान रखोगे कि 1358 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1358 ईस्वी के अंदर, 1358 ईस्वी में डूंगरपुर शहर बसाया। डूंगरपुर क्या है, शहर बसाया इन्होंने, शहर बसाया और क्या है, शहर बसाया तथा इसे वागड़ की राजधानी भी बनाई, तथा इसे वागड़ की क्या है, राजधानी बनाई, वागड़ की राजधानी बनाई, क्या बनाई, वागड़ की राजधानी बनाई। इतना आप ध्यान रखोगे। एक बार मैं इसको वापस समझा देता हूँ आपको कि डूंगर सिंह के बारे में आपको मोटे मोटे रूप से एक बिंदु याद रखना। कितना, एक बिंदु याद रखना। ये तो इनका सामान्य परिचय है, ये तो क्या है, इनका सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो इसको तो आप नॉर्मल ध्यान रखोगे तो भी चलेगा कि वीर सिंह का पोता है और बचुंड या भुजंड का पुत्र है। महत्वपूर्ण बिंदु तो ये याद रखना है कि 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में, मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1358 ईस्वी को, ईस्वी में दोस्तों, ठीक है ना, 1358 ईस्वी में डूंगरपुर शहर तो बसाया और वागड़ की राजधानी क्या है, इस डूंगरपुर शहर को बनाई थी दोस्तों। किसको बनाई थी, डूंगरपुर शहर को बनाई थी। अब आपके समझ में आ गया ना कि डूंगरपुर शहर बस चुका है, वागड़ के अंदर हमने वागड़ को पढ़ लिया। अब वागड़ से हम डूंगरपुर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हम डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक पहुंचेंगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें पता चलेगा कि जो वागड़ है वो आगे चलकर कितने दो राज्यों में विभक्त होगा। एक तो डूंगरपुर राज्य, दूसरा बांसवाड़ा राज्य के अंदर क्या है, विभक्त होगा। ठीक है, तो हम वागड़ के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। हम जब डूंगरपुर राज्य को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहाँ से डूंगरपुर के गुहिल चालू होंगे, उससे पहले क्या है, वो वागड़ के गुहिल कहलाएंगे। और मैंने इतना भी आपको बताया था कि जो वागड़ प्रदेश है वो 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा है वो वागड़ क्षेत्र में कहलाता है दोस्तों। तो आगे बढ़े, इस डूंगर सिंह से केवल एक बिंदु याद रखना, और वो बिंदु कौन सा, ये याद रखोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़े तो अगले जो शासक है दोस्तों वो है कान्नड़ देव। कौन से शासक आते हैं, कान्नड़ देव आते हैं। कान्नड़ देव शासक आते हैं अगले। ठीक है, इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो शासन काल है दोस्तों वो है 1388 से लेकर 1398 ईस्वी तक। 1388 से लेकर 1398 ईस्वी तक क्या है, इनका शासन काल है। ठीक है, इन्होंने, कान्नड़ देव ने क्या किया दोस्तों, तो कान्नड़ देव ने क्या था कि जो डूंगरपुर के द्वार है, किसके, डूंगरपुर के द्वार है, उनका क्या है, निर्माण करवाया था। डूंगरपुर के द्वार का क्या है, निर्माण करवाया था। डूंगरपुर के द्वार का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया, इतना आप ध्यान रखोगे, निर्माण करवाया। और इन्हीं डूंगरपुर के द्वार को क्या है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ये जो डूंगरपुर के द्वार है इन्हें हम कान्नड़ पोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कान्नड़ पोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखोगे कि इन्हें कान्नड़ पोल के नाम से भी जानते हैं।
कानड़ देव के पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनके पिता का नाम है करम सिंह। क्या नाम है? करम सिंह नाम है। ठीक है, करम सिंह नाम है। आगे बढ़े, कानड़ देव जी भी हो गए। अब आपने जो शासक आते हैं वो आते हैं रावल प्रताप सिंह दोस्तों। कौन से शासक आते हैं? अगले जो अपने शासक आते हैं वो आते हैं रावल प्रताप सिंह दोस्तों, रावल प्रताप सिंह। दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको समझाने लायक नहीं है। अब जैसे कोई शासक है और उसकी दो बातें परीक्षा के लिए उपयोगी है तो उनको मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों। वागड़ के गुहिल चाहे डूंगरपुर पढ़े चाहे बांसवाड़ा पढ़े, अपन जो क्या है कि अन्य गुहिल वंश की शाखा है वो देख रहे हैं। जब समझाने की बात आएगी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा अच्छे से। लेकिन जहाँ समझाने की बात ही नहीं है, कुछ ऐसे ही बिंदु है जो आपको बताने लायक है, वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप उनको क्या क्या है जैसे कि जैसे याद करें दोस्तों। जब आप याद करोगे तो अपना आप क्या समझ में आएगा दोस्तों। अपने एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत पत्थर पर पड़त निशान। यानी कि आप बार बार अभ्यास करोगे तो क्या है, वो चीज़ अपने आप आपको याद होगी। क्या होगी? अपने आप ही याद होगी। अगर आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो आपको याद कैसे होगी दोस्तों? जब एक रस्सी एक ही पत्थर पर वो बार बार आती और जाती है तो क्या है, उस पत्थर पर वो रस्सी अपना क्या है, निशान छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? निशान। अगर आपने देखा हो तो जो पुराने लोग थे, क्या थे? पुराने लोग थे, वो एक कुएं के ऊपर एक ही जगह से पानी निकालते थे और वो रस्सी एक ही जगह से बाहर आती थी और अंदर भी जाती थी। तो उन पत्थरों पर क्या है, उन रस्सी के आने जाने के क्या थे, निशान बन चुके थे। क्या बन चुके थे? निशान। उसी प्रकार से यदि आप किसी चीज को बार बार देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसका अभ्यास करोगे तो क्या है, वो आपको याद होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। रावल प्रताप सिंह, इनका अपन शासनकाल दोस्तों, शासनकाल वैसे इतना याद नहीं रखना है, लेकिन कभी कभी पूछ ले तो फिर बात वही होगी कि हमने इतिहास पढ़ा लेकिन हमने क्या है, उनके राजाओं के शासनकाल नहीं देखे। तो मैं बता देता हूँ कि रावल प्रताप सिंह का जो शासनकाल था वो था दोस्तों 1398 ईस्वी से लेकर, कितना? 1398 ईस्वी से लेकर 1424 ईस्वी तक था। इतना आप ध्यान रखोगे, कितना? 1424 ईस्वी तक था। और इनका एक प्रसिद्ध नाम रहा है दोस्तों। किनका? रावल प्रताप सिंह का क्या है, प्रसिद्ध नाम रहा है दोस्तों। आपको भी पता होगा कि आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको आपने क्या है, एक नाम से प्रसिद्ध कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा? उसको एक नाम देकर अपने पूरे गांव, अपने मोहल्ले या अपने मित्र मंडली में क्या है, उस नाम से प्रसिद्ध कर रखा होगा। उसी प्रकार से ये रावल प्रताप सिंह दोस्तों क्या है, एक नाम से प्रसिद्ध थे और वो नाम है दोस्तों पाता रावल। कौन सा नाम है? पाता रावल नाम है। पाता रावल के नाम से इनका प्रसिद्ध नाम मैं बता रहा हूँ। प्रसिद्ध नाम कौन सा है दोस्तों? पाता रावल। कौन सा नाम है? पाता रावल है। पाता रावल के नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए दोस्तों। कौन कौन से निर्माण कार्य हैं इनके, ये देख लेते हैं। रावल प्रताप सिंह, इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? पाता रावल। और इनके जो निर्माण कार्य है दोस्तों वो भी अपन देख लेते हैं कि इनके निर्माण कार्य कौन कौन से हैं। इतना हमें ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इतना ही अपने को ध्यान रखना है। निर्माण कार्य दोस्तों, तो इनका जो निर्माण कार्य की बात करूँ तो एक तो इन्होंने पातेला तालाब बनवाया। जब पाता के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, तो ये क्या करेंगे, पातेला तालाब का निर्माण करवाएंगे। पातेले तालाब का निर्माण करवाया। दूसरे इनके बात करूँ तो इन्होंने पातेला दरवाजे का निर्माण करवाया। पातेला दरवाजे का निर्माण करवाया। और बात करूँ मैं दोस्तों तो इन्होंने प्रतापपुर या पातलपुर गांव बसाया।
क्या बसाया? ये तो इनके निर्माण कार्य हो गया। तीसरा बिंदु इनका आप याद रखोगे कि इन्होंने अपने नाम पर, क्या है, अपने नाम पर इन्होंने दोस्तों क्या है, प्रतापपुर या फिर पातलपुर गांव बसाया। कौन सा? प्रतापपुर या फिर पातलपुर गांव बसाया। इतना आप ध्यान रखोगे, गांव बसाया, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। रावल प्रताप सिंह के बारे में छोटी मोटी मैंने 2-3 बातें बताई। एक तो इनका प्रसिद्ध नाम बताया। प्रसिद्ध नाम क्या था? पाता रावल। और पाता रावल के निर्माण कार्य कितने? 2 बताए थे। एक तो पाताला तालाब, दूसरा पातेला दरवाज़ा। और एक इन्होंने प्रतापपुर या फिर पातलपुर गांव बसाया। क्या बसाया? पातलपुर गांव बसाया। ठीक है ना, पातलपुर गांव बसाया। ये तो हो गए अपने रावल प्रताप सिंह जी। अब आगे बढ़े तो रावल प्रताप सिंह जी के बाद जो शासक है वो शासक कौन आते हैं दोस्तों? तो प्रताप सिंह जी के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अपने गोपीनाथ। कौन बनते हैं दोस्तों? अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गोपीनाथ। और गोपीनाथ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं दोस्तों। छोटी मोटी 3-4 बिंदु, 2 बिंदु ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, 2 बिंदु। पहले तो मैं गोपीनाथ जी के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी बात बताऊँगा लेकिन याद रखने वाली 2 चीज़ें बताऊँगा मैं। कितनी? 2 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ क्या है गोपीनाथ के बारे में देखना आप दोस्तों। गोपीनाथ, रावल गोपीनाथ, यह है गोपीनाथ। गोपीनाथ जी का शासनकाल है दोस्तों 1424। कितना? 1424 से लेकर 1447 ईस्वी तक है। 1424 से लेकर 1447 ईस्वी तक है दोस्तों इनका। ये तो है शासनकाल दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना। अब बात करता हूँ दोस्तों कि गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर क्या है दोस्तों आक्रमण किया था और गोपीनाथ को क्या है दोस्तों पराजित किया था। किसको? गोपीनाथ को पराजित किया था। ये तो रहा अपना वागड़। वागड़ के शासक कौन है दोस्तों? गोपीनाथ। कौन है? गोपीनाथ है। और इधर है गुजरात। क्या है? गुजरात है। इस गुजरात के शासक का नाम क्या है? अहमद शाह है। अहमद शाह है। इस अहमद शाह ने, किसने दोस्तों? इस अहमद शाह ने, यह तो अपना है वागड़ दोस्तों, यह है गुजरात। इस गुजरात के शासक अहमद शाह ने इस वागड़ पर क्या है आक्रमण किया। आक्रमण किया दोस्तों, और आक्रमण किया और इस गोपीनाथ को क्या है पराजित किया। गोपीनाथ को क्या है पराजित किया। अब गोपीनाथ को पराजित कर दिया तो क्या गोपीनाथ अहमद शाह की अधीनता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? तो ये गोपीनाथ क्या करता है इस अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो मैं आपको एक लाइन लिखा देता हूँ कि गुजरात शासक अहमद शाह ने, गुजरात शासक अहमद शाह ने वागड़ के गोपीनाथ को पराजित किया। अहमद शाह ने वागड़ पर आक्रमण कर वागड़ पर आक्रमण कर वागड़ पर आक्रमण कर गोपीनाथ को क्या है
गोपीनाथ को अपने अधीन किया, गोपीनाथ को अपने अधीन किया। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ तो बताया पराजित किया और यहाँ बता रहे हो अधीन किया। अगर उससे पराजित नहीं करते तो अधीन कैसे करते? पराजित किया तभी तो अधीन क्या था दोस्तों। अब आगे हम एक बात करेंगे प्रशस्ति की। प्रशस्ति कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति इस गोपीनाथ के बारे में क्या बताती है दोस्तों, वो देखते हैं। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि ये क्या बताती है गोपीनाथ के बारे में। तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अंदर कहा गया है कि कुंभा ने, किसने? कुंभा ने गोपीनाथ को अहमद शाह के आधिपत्य से क्या है, मुक्त करवाया था। जो मेवाड़ के कुंभा थे, महाराणा कुंभा, इस कुंभा ने क्या है, कुंभा ने गोपीनाथ को, किसको दोस्तों? गोपीनाथ को, जो वागड़ के शासक है, उस गोपीनाथ को गुजरात के कौन? अहमद शाह, गुजरात के दोस्तों कौन? अहमद शाह। इस अहमद शाह के आधिपत्य से, यानी कि जो उनके आधिपत्य, यानी कि जो उनके गुलाम थे, उनके क्या है, गुलाम हो चुके थे, उस गुलामी से इनको क्या है, मुक्त करवाया था। उनके अधिकार से क्या है, मुक्त करवाया था। आधिपत्य से मुक्त करवाया। क्या करवाया? मुक्त करवाया आधिपत्य से। ये ध्यान रखना कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति इस गोपीनाथ के बारे में ये कहती हैं कि कुंभा ने, किसने? कुंभा ने गोपीनाथ को अहमद शाह के आधिपत्य से, किससे? आधिपत्य से। आधिपत्य का अर्थ होता है दोस्तों गुलामी। क्या होता है? गुलामी होता है। ठीक है ना। आधिपत्य से मुक्त करवाया। दो बिंदु और पढ़ लेते हैं। किनके बारे में दोस्तों? गोपीनाथ के बारे में। फिर गोपीनाथ को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो गोपीनाथ के बारे में दो बिंदु और हम देखते हैं कि गोपीनाथ जी और क्या क्या बात करते हैं अपने शासनकाल में वागड़ के लिए। तो ये रहे अपने गोपीनाथ जी। ठीक है ना। तो इनका पहला बिंदु तो यह कहता है कि अहमद शाह ने, किसने? अहमद शाह ने, अहमद शाह ने, अहमद शाह द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, अहमद शाह द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर को। दोस्तों जब अहमद शाह ने वागड़ पर अधिकार किया था, उस टाइम क्या है, जो सोमनाथ का मंदिर था, उस सोमनाथ के मंदिर को, गुजरात के अंदर ही आता है, उस सोमनाथ के मंदिर को क्या है दोस्तों, तोड़ा था। तो अहमद शाह द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर को, तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर का क्या है दोस्तों? जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। इतना ध्यान रखना। अहमद शाह द्वारा तोड़े गए मंदिर का क्या है? जीर्णोद्धार करवाया। दूसरा बिंदु इनका ध्यान रखना कि इन्होंने डूंगरपुर के अंदर गेब सागर झील व गेप पोल नामक दरवाज़ा बनाया। यानी कि गोपीनाथ के निर्माण कार्य की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? गोपीनाथ के निर्माण कार्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो गोपीनाथ के निर्माण कार्य की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया? डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर? डूंगरपुर में एक तो इन्होंने क्या बनाया? गेब सागर झील, गेब सागर झील बनाई दोस्तों। वे गेप पोल नामक दरवाज़ा बनाया। कौन सा? गेप
पोल नामक दरवाज़ा बनाया। गेप पोल नामक क्या है, नामक दरवाज़ा बनाया, नामक दरवाज़ा बनाया इन्होंने। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अहमद शाह द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। डूंगरपुर में गेब सागर झील और गेप पोल नामक क्या है, दरवाज़ा बनाया था इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोपीनाथ के अगले शासक की, कि गोपीनाथ के अगला शासक कौन था गोपीनाथ के बाद। तो उस शासक का नाम आता है सोमदास। क्या नाम आता है शासक का, सोमदास नाम आता है, सोमदास जी। सोमदास जी के पिता का नाम क्या है दोस्तों, गोपीनाथ। क्या नाम है, गोपीनाथ है। सोमदास जी का शासनकाल कितना है, तो इनका जो शासनकाल है वो है 1447। कितना, 1447 से प्रारंभ होता है, जो है 1480 ईस्वी तक, 80 ईस्वी तक इनका शासनकाल भी अच्छा रहा है सोमदास जी का। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इन्होंने, किन्होंने, सोमदास जी ने, किन्होंने, सोमदास जी ने। अब सोमदास जी के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। सोमदास जी, सही से लिखता हूँ रे नाम में, बहुत दिन हो गए पेन चलाए हुए तो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये तो है सोमदास जी। इधर दोस्तों आप ध्यान रखना, एक कटरा पहाड़ी है, कौन सी, कटारा पहाड़ी है। एक पहाड़ी का नाम है कटारा पहाड़ी। इस कटारा पहाड़ी पर, इस कटारा पहाड़ी पर दोस्तों क्या है, बारिया और बिल्लों का क्या था, अधिकार था। बारिया, किसका, एक तो बारिया और एक बिल का क्या था, अधिकार था इस कटारा पहाड़ी पर। सोमदास क्या करता है, इस कटारा पहाड़ी पर आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है, और आक्रमण करके इनको क्या है, पराजित कर देता है, इनको पराजित कर देता है, और कटारा पहाड़ी पर क्या है, अपना अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है दोस्तों। अब बात को समझना, सोमदास यहीं कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ एक बिंदु है, आप चाहो तो मैं इसको लिखा भी दूं। सोमदास, सोमदास का शासनकाल कितना है, 1447 से लेकर 1480 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम गोपीनाथ है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिंदु भी आप लिखना चाहो तो आप खुद लिख सकते हो कि सोमदास ने कटारा पहाड़ी पर, किस पर, कटारा पहाड़ी पर बारिया व बिल्लों को पराजित करके अधिकार किया। या ऐसे लिख सकते हो कि सोमदास ने बारिया व बिल्लों को पराजित कर कटारा पहाड़ी पर अधिकार किया था। सोमदास ने किस पर, कटारा पहाड़ी पर आक्रमण किया, और वहाँ पर बारिया व बिल थे, उनको पराजित किया, और इस कटारा पहाड़ी पर अपना अधिकार किया था दोस्तों। चलो मैं लिखा देता हूँ, एक लाइन छोटी सी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको होगी कि सर ने लिखा है नहीं है जाते जाते, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है ना। बारिया वे बिल्लों को पराजित कर, बारिया वे बिल्लों को पराजित कर कटारा पहाड़ी पर, किस पर दोस्तों, कटारा पहाड़ी पर अधिकार किया। कटारा पहाड़ी पर क्या है, अधिकार किया। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैंने आज क्लास ली है, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ़ भी हुई होगी, लेकिन तकलीफ़ की कोई बात नहीं है दोस्तों। सोमदास के बारे में इतना अपन ने पढ़ा। दो बिंदु और बता देता हूँ, आप कहोगे कि सर आपने कहा है कि इतिहास को हम इतिहास के रूप में पढ़ेंगे, कि हमें दोबारा कभी वापस
इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो हम आपके क्या है नोट्स को ही देखेंगे। तो चलो मैं आपको सोमदास के बारे में छोटे छोटे 2 बिंदु और बता देता हूँ। कितने? 2 बिंदु। आप भी कहोगे कि सर आपने बात तो सही की है कि सोमदास के बारे में आपने जो बताया है वो आपने सही बताया है। दोस्तों ये तो है अपने सोमदास जी। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ अपनी क्लास को। क्यों सोमदास के बाद सोच रहा हूँ कि एक शासक और पढ़कर फिर विराम देंगे, फिर हम कल और ले लेंगे। कोई बात नहीं, अपना शेड्यूल है, सप्ताह के 5 दिन रख लेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ऐसे कर देंगे या 4 दिन कर देंगे, कोई बात नहीं। आज की शुरुआत है तो हम आज क्लास कम लेकर इतनी सी क्लास कल ले लेंगे, 2 घंटे की ना लेकर 1-1 घंटे की लेते हैं, ठीक है ना। तो सोमदास के समकालीन शासक की बात करता हूँ। यह तो है अपने सोमदास जी। कौन है? सोमदास जी। इनके समकालीन शासक की बात करता हूँ। सोमदास जी हैं और इनके समकालीन शासक कौन है? सोमदास जी के समकालीन दोस्तों ध्यान रखना, मालवा का शासक की बात कर रहा हूँ। सोमदास के समकालीन मालवा शासक की। किसकी? मालवा शासक की। कौन से शासक की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं? मालवा शासक की बात कर रहा हूँ। और मालवा शासक कौन था? महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी। कौन है दोस्तों? महमूद खिलजी है। इस महमूद खिलजी ने दोस्तों क्या किया? इस सोमदास पर आक्रमण किया। क्या किया दोस्तों? इस सोमदास पर आक्रमण किया। और ये जो सोमदास है वो सोमदास क्या है दोस्तों? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। सोमदास क्या है? पराजित हो जाता है। अब बात समझना दोस्तों, मैं बात को यहीं बताऊंगा, पॉइंट ना लिखाऊंगा, यहीं से समझाऊंगा आपको, समझ लेना। बिंदु भी लिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है अपनी दोस्तों। सोमदास है दोस्तों। इस सोमदास के समकालीन शासक कौन है दोस्तों? मालवा का शासक। सोमदास के समकालीन मालवा शासक की बात कर रहा हूँ। कौन है? महमूद खिलजी हैं। इस महमूद खिलजी ने क्या किया? सोमदास पर आक्रमण किया दोस्तों, और आक्रमण करके इस सोमदास को पराजित किया था। सोमदास पराजित होकर दोस्तों क्या है? इन्होंने दोस्तों क्या है? खिलजी को कर के रूप में, किसके रूप में? कर के रूप में दोस्तों, कर के रूप में क्या है? धनराशि दी। क्या दी? धनराशि दी। ये धनराशि महमूद खिलजी को दी थी दोस्तों। चलो मैं आपको एक बिंदु भी लिखा देता हूँ यहाँ पर। फिर सोमदास के हम दोस्तों क्या है? एक बिंदु की और बात करेंगे, फिर हम सोमदास को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो लिखना सोमदास के बारे में कि सोमदास के समय मालवा शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। क्या किया? महमूद खिलजी ने आक्रमण किया तथा इन्होंने महमूद खिलजी को कर के रूप में, किसके रूप में? कर के रूप में धनराशि दी थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये तो एक बिंदु हो गया। सोमदास का दूसरा बिंदु मैं आपको बताता हूँ कि सोमदास ने क्या है? अपनी साम्राज्य के अंदर
सोमदास ने दोस्तों, दूसरा बिंदु मैं लिखा देता हूँ, सही से लिखता हूँ मैं, आपको भी समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। सोमदास ने अपने राज्य के अंदर यानी कि वागड़ के अंदर अपने राज्य में पीतल की, दोस्तों जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं, उस पीतल की मूर्तियाँ बनाने की कला को बढ़ावा दिया था। अपने राज्य में क्या है, राज्य में पीतल की मूर्तियाँ बनाने की कला को, मूर्तियाँ बनाने की कला को दोस्तों क्या है, कला को बढ़ावा दिया था। बनाने की कला को क्या है, बढ़ावा दिया। ये बात आप क्या है ध्यान रखोगे सोमदास के बारे में दोस्तों। अब अपन आगे बात करें, यहाँ सोमदास के बारे में थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। सोमदास के बारे में ये तो आपको पता है कि समकालीन मालवा शासक महमूद खिलजी ने सोमदास पर क्या है आक्रमण किया और पराजित करके क्या है धनराशि ली थी। ये बिंदु अपन ने यहाँ पर लिख दिया। और इनका दूसरा बिंदु हमने क्या देखा कि इन्होंने अपने राज्य में पीतल की मूर्तियाँ बनाने की कला को बढ़ावा दिया था दोस्तों। और एक बिंदु रह गया, वो बिंदु मैं बता देता हूँ कि सोमदास ने कटारा पहाड़ी पर क्या है अपना अधिकार किया था, बार्य बिल को पराजित करके सोमदास ने, ठीक है ना। अब अपन एक शासक को और पढ़कर अपनी क्लास को विराम देंगे, महारावल गंगादास को। किसको पढ़ेंगे, अंतिम शासक पढ़ेंगे आज की क्लास का। वैसे तो वागड़ चलेगा और कल हम वागड़ को 2 भागों में बांट देंगे महारावल के बाद दोस्तों। जब महारावल के अगले शासक पढ़ेंगे, महारावल गंगादास के अगले शासक, उनका नाम है महारावल उदय सिंह। जब उनको पढ़ेंगे तब हम दोस्तों क्या है इस वागड़ को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अंतिम शासक के रूप में तो महारावल, क्या नाम है शासक का, महारावल गंगादास दोस्तों, महारावल गंगादास। महारावल गंगादास का शासनकाल कितना है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इनका जो शासनकाल है वो शासनकाल है 1480 से लेकर कितना, 1480 से लेकर 1497 ईस्वी तक है। 1480 से लेकर 1497 ईस्वी तक है। और इनका एक प्रसिद्ध नाम रहा है दोस्तों। तो प्रसिद्ध नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। इनका जो प्रसिद्ध नाम है दोस्तों वो नाम है इनका गांगेय। क्या नाम रहा है दोस्तों, इनका नाम गांगेय या फिर गंगा नाम रहा है। क्या नाम है, गांगेय या गंगा। यानी कि मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो महारावल गंगादास दोस्तों गांगेय या गंगा के नाम से क्या है प्रसिद्ध रहे हैं। गांगेय या गंगा के नाम से क्या है प्रसिद्ध रहे हैं। और इनकी उपाधि के बारे में बात करूं तो इनकी उपाधि क्या थी, गंगादास की उपाधि की बात करूं तो इनकी उपाधि क्या थी। तो इनकी एक उपाधि है राय राया महारावल। इनकी एक उपाधि है, वो उपाधि क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। राय राया महारावल, राय राया महारावल है दोस्तों, ठीक है। और बात करूं मैं तो महारावल गंगादास के बारे में दोस्तों एक शिलालेख मिलता है। और शिलालेख के अंदर क्या कहा जाता है तो दोस्तों देखना, एक शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख का नाम है वनेश्वर शिलालेख। क्या नाम है, वनेश्वर शिलालेख दोस्तों। इस वनेश्वर शिलालेख के अंदर क्या कहा जाता है वो बताता हूँ दोस्तों।
वनेश्वर शिलालेख में कहा गया है कि गंगादास ने, किसने? गंगादास ने ईडर के शासक बाण को पराजित किया। किसको? ईडर के शासक, किसके? ईडर के शासक बाण को पराजित किया था। ईडर के जो शासक बाण था उस बाण को क्या है? पराजित किया दोस्तों। यह बात उसमें बताई गई है। क्या बात बताई गई है दोस्तों? देखना कि गंगादास ने, किसने? गंगादास ने जो ईडर का शासक, कौन ईडर का शासक? बाण, उसको क्या है? पराजित किया था दोस्तों। आज की क्लास को अपन यही क्या है? विराम देते हैं दोस्तों। ठीक है, हम मिलेंगे कल, इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वो शुरुआत करेंगे हम महारावल उदय सिंह से दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।